कल्पना कीजिए सदियों पहले कि उस नाविक की जो एक विशाल अनंत महासागर के बीचों बीच अपनी छोटी सी नाव पर फंसा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हाँ, और वहां कोई सड़क नहीं है, दिशा बताने वाला कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में वो दुनिया को या खुद को कैसे बताएगा कि इस गोल लगातार घूमती हुई पृथ्वी पर वो सटीक रूप से कहाँ है? प्राचीन काल में लोग तारों और सूर्य की स्थिति का सहारा लेते थे, लेकिन वो तरीका हमेशा सटीक नहीं होता था, खासकर खराब मौसम में तो बिल्कुल नहीं। सही कहा। और फिर मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। इंसानों ने एक बेहद चालाक तरीका खोज निकाला इस पूरी अराजक प्राकृतिक दुनिया के ऊपर ज्यामिति का एक साफ सुथरा अदृश्य जाल फेंकने का विचार। एक काल्पनिक ग्रिड, मतलब ये मानव सभ्यता के सबसे महान गणितीय हैक्स में से एक था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ग्लोब का मानचित्रण। हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के विज्ञान को डिकोड करेंगे। और ये चर्चा उन सभी स्रोतों पर आधारित है जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस ग्रिड को समझना उत्तर दक्षिण की दिशा से शुरू करते हैं। समय या दिन की गणना करने से पहले ये तय करना जरूरी था कि पृथ्वी पर कोई स्थान भूमध्य रेखा से कितना ऊपर या नीचे है। यहीं से अक्षांश रेखाओं या कह लें लैटिट्यूड की अवधारणा शुरू होती है। इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक प्याज का उदाहरण देती हूँ। अगर पृथ्वी एक प्याज है और हम उसे आड़े स्लाइस में काटते जाएं, तो जो गोल छल्ले निकलेंगे वे हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। अरे वाह, ये उपमा बहुत काम की है। इससे साफ पता चलता है कि अक्षांश रेखाएं असल में रेखाएं नहीं बल्कि पूरे वृत्त या सर्कल हैं। हाँ, और जो छल्ला पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है वो सबसे बड़ा है ना? बिल्कुल, उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर। इसे 0 डिग्री मान लिया गया। अब जैसे जैसे हम उस प्याज को ऊपर या नीचे काटते जाएंगे, छल्ले छोटे होते जाएंगे। मतलब अक्षांश का नंबर जितना बड़ा होगा वो स्थान भूमध्य रेखा से उतना ही दूर और ध्रुवों के उतना ही करीब होगा। एकदम सही। और इसका सीधा असर वहां की जलवायु पर पड़ता है। उदाहरण के लिए चीन का बीजिंग 39 डिग्री 55 मिनट उत्तर पर है, जबकि हमारी नई दिल्ली लगभग 28 डिग्री 38 मिनट उत्तर पर है। अच्छा, तो सिर्फ इन नंबरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि नई दिल्ली का नंबर छोटा है, मतलब ये इक्वेटर के ज्यादा करीब है। हाँ, और इसीलिए नई दिल्ली की जलवायु बीजिंग की तुलना में काफी गर्म होती है। करना तो बनता है। नक्शे पर चिली एक रिबन की तरह लगता है। चिली तो एक भौगोलिक आश्चर्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार दुनिया में सबसे अधिक है, मतलब 17 डिग्री दक्षिण से लेकर 56 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। ओहो, 17 से 56? हाँ, सोचिए एक ही देश भूमध्य रेखा के गर्म इलाके से शुरू होकर अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके के करीब जाकर खत्म होता है। इसीलिए चिली के उत्तर में अटाकामा जैसा सूखा रेगिस्तान है और दक्षिण में ग्लेशियर है। खैर, अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। मैं आपसे पहला क्विज क्वेश्चन पूछती हूँ। पूछिए। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ये एक क्लासिक ट्रैप है। ज्यादातर लोग तुरंत 181 जवाब देते हैं। हाँ, क्योंकि गणित सीधा लगता है। भूमध्य रेखा के ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री और एक भूमध्य रेखा, कुल 181। तो फिर कई किताबों में 179 क्यों लिखा होता है? यहीं पर ट्रिक है। आपका गणित सही है कि 181 डिग्री हैं, लेकिन सवाल पूछ रहा है रेखाओं की संख्या। अच्छा, रेखाएं। हाँ, याद कीजिए हमने अभी प्याज के छल्लों की बात की थी। जब हम 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचते हैं तो वो छल्ला इतना छोटा हो जाता है कि वो सिर्फ एक बिंदु रह जाता है। अरे हाँ, और बिंदु कोई रेखा तो होता नहीं है। बिल्कुल। तो चूंकि दोनों ध्रुव सिर्फ बिंदु हैं, हम 181 में से उन 2 बिंदुओं को घटा देते हैं। इसलिए 177 रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। तो आंसर 179 है। इसे याद रखने के लिए कोई ट्रिक है क्या? हाँ, बहुत आसान ट्रिक है। अंग्रेजी में इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो याद रखें, लैटिट्यूड्स आर फ्लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर फ्लैटिट्यूड्स, मतलब जो रेखाएं फ्लैट यानी लेटी हुई हैं वे लैटिट्यूड है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो अक्षांश से हमें उत्तर दक्षिण का पता चल गया, लेकिन अगर आप उस नाव पर हैं तो पूर्व पश्चिम का कैसे पता चलेगा? हाँ,
सिर्फ लेटी हुई रेखाओं से तो काम नहीं चलेगा, हमें खड़ी रेखाओं की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड। सही कहा। और देशांतर रेखाएं अक्षांश से बिल्कुल अलग व्यवहार करती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली इन खड़ी रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक सेकेंड, अगर वे ध्रुवों पर मिल रही हैं तो उनके बीच की दूरी हर जगह समान कैसे हो सकती है? वे दूरी समान नहीं होती। इसे एक छिले हुए संतरे की फांकों की तरह समझिए। फांकें बीच में सबसे चौड़ी होती हैं, है ना? हाँ, और ऊपर नीचे जाकर जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। गोलाकार पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं भी ऐसी ही होती हैं। भूमध्य रेखा पर उनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, लगभग 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर पहुंचकर ये दूरी शून्य हो जाती है। अच्छा, तो ये हमारा दूसरा क्विज क्वेश्चन हो गया। हाँ, कि दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ होती है? हाँ, उत्तर है विषुवत रेखा पर। एकदम सही। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है। अक्षांश में तो प्रकृति ने हमें भूमध्य रेखा दे दी थी बीचों बीच, लेकिन देशांतर रेखाएं तो सारी की सारी बराबर है। तो हम 0 डिग्री किसे माने? ये भूगोल से ज्यादा इतिहास और राजनीति का सवाल है। 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो क्या वहां तय हुआ कि 0 डिग्री कहाँ से जाएगी? हाँ, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया के समुद्रों पर दबदबा था। ज्यादातर नाविक पहले से ही ब्रिटिश नक्शों का उपयोग कर रहे थे, जिनमें लंदन के ग्रीनविच को केंद्र माना गया था। मतलब ये पूरी तरह से पावर प्ले था। जिसकी नेवी मजबूत, उसने दुनिया का केंद्र अपने देश को बना लिया। एक तरह से हाँ। तो तय हुआ कि जो रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। और इसके पूर्व में 180 डिग्री और पश्चिम में 180 डिग्री, कुल 360 डिग्री। अच्छा, एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं कि 0 डिग्री देशांतर किस देश से नहीं गुजरती है। विकल्प में स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस और भारत दे देते हैं। और नक्शा रचना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देशांतर मतलब देशों के बीच का अंतर बताने वाली रेखाएं। तो देशों को याद रखने की ट्रिक क्या है? यूरोप के देशों के लिए कोड है GSF। G से ग्रीनविच यानी यूके, S से स्पेन और F से फ्रांस। GSF, ठीक है। और अफ्रीका के लिए? अफ्रीका के लिए है MAGBT, M से माली, A से अल्जीरिया, G से घाना, B से बुर्किना फासो और T से टोगो। अरे वाह! तो अगर परीक्षा में भारत का नाम हो तो GSF और MAGBT में कहीं आई नहीं है, मतलब ये भारत से नहीं गुजरती। ये तो बहुत सॉलिड ट्रिक है ना? अब जब हमारे पास ये 360 डिग्री का जाल तैयार हो गया है तो आते हैं समय पर। हाँ, घड़ियों का गणित। इसे मैं एक विशाल ट्रेडमिल की तरह समझाती हूँ। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाली एक ट्रेडमिल है। बिल्कुल। इसलिए जो देश पूर्व में स्थित है वे सूर्य की रोशनी रूपी फिनिश लाइन को पहले पार करते हैं। बहुत अच्छी उपमा है। अब इसका गणित देखिए। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगाती है, तो 1 घंटे में कितना घूमी? 360 को 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री। सही। और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में 15 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। रुकिए, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। ये तो समय का पूरा बेस है। बिल्कुल। और नियम बहुत सरल है। पूर्व जाने पर समय जुड़ता है, जिसे हम ईस्ट गेन ऐड कहते हैं, और पश्चिम जाने पर समय घटता है। लेकिन अगर हर 1 डिग्री पर 4 मिनट बदल रहे हैं तो भारत में तो पूरब से पश्चिम तक ढेर सारी देशांतर रेखाएं हैं। ट्रेनें कैसे चलेंगी? 19वीं सदी में यही अराजकता फैली हुई थी, इसलिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम लाया गया। देशों ने अपने बीच से गुजरने वाली एक रेखा को चुन लिया। अच्छा, और भारत के मामले में वो रेखा है 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारतीय मानक समय या IST कहते हैं। हाँ, जो मिर्जापुर से गुजरती है। अब जरा अपने 4 मिनट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखिए कि हम ग्रीनविच से कितना आगे हैं। ये हमारा छठा क्विज क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं। 82.5 को 4 से गुणा करना है। 82 गुणा 4 हुआ 328 और आधे डिग्री का 2 मिनट, कुल 330 मिनट। और 330 मिनट मतलब कितने घंटे? 60 से भाग दिया तो 5.5 घंटे। और चूंकि हम पूर्व में हैं तो समय जुड़ेगा, मतलब IST ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। एकदम परफेक्ट। और इसे परीक्षा के दबाव में याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है पप्पू प्लस वेस्ट माइनस। पप्पू प्लस
ये कैसा नाम है? प से पूर्व और पी से पप्पू और प्लस। तो पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा और वेस्ट में माइनस होगा। पप्पू प्लस वेस्ट माइनस, ये तो दिमाग में छप गया। तो अगर कोई पूछे कि 90 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर समय का अंतर कितना होगा? तो सीधा 90 को 4 से गुणा कीजिए, 360 मिनट यानी 6 घंटे। पप्पू प्लस के हिसाब से पूरब है तो प्लस 6 घंटे। बहुत बढ़िया। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक पैराडॉक्स नजर आ रहा है। कैसा पैराडॉक्स? अगर मैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए लगातार पूर्व की ओर जाती रहूं और हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जोड़ती रहूं, तो 360 डिग्री पूरा करने पर मैं तो 24 घंटे यानी पूरे एक दिन आगे निकल जाऊंगी। हाँ, और यही वो समस्या थी जिसने एक नई रेखा को जन्म दिया, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अच्छा, तो इस रेखा पर क्या होता है? इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच यहाँ पूरी एक तारीख बदल जाती है। मतलब पूर्व की ओर जाने पर हम एक दिन कम कर देते हैं और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, ताकि समय का चक्र न गड़बड़ाए। लेकिन मैंने नक्शे में देखा है, ये रेखा एकदम टेढ़ी मेढ़ी है। सारे देशांतर सीधे हैं, तो इसे क्यों मोड़ा गया है? सोचिए, अगर ये रेखा एकदम सीधी होती और किसी देश या द्वीप के बीच से गुजरती तो क्या होता? अरे बाप रे, तब तो ऐसा हो सकता था कि किसी इंसान के बेडरूम में मंगलवार हो और उसकी किचन में बुधवार। बिल्कुल, इसी अराजकता से बचने के लिए इसे 8 स्थानों पर मोड़ा गया है, ताकि एक ही देश में 2 अलग-अलग तारीखें ना हो। तो ये इंसानों द्वारा निकाला गया एक बेहद चालाक हैक है। एक सवाल अक्सर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है? हाँ, ये हमारा 5वां क्विज क्वेश्चन है और इसका उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य। रूस और अमेरिका के अलास्का के बीच से इसे मोड़ा गया है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य के पास से ये मुड़ती है। क्या कमाल की व्यवस्था है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो उत्तर दक्षिण के लिए हमारे पास 179 अक्षांश रेखाएं हैं, पूर्व पश्चिम के लिए देशांतर हैं जहां 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, और तारीखों को सुरक्षित रखने के लिए 180 डिग्री वाली टेढ़ी मेढ़ी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये ट्रिक्स हमेशा याद रखनी चाहिए। लैटिट्यूड्स आर फ्लैटिट्यूड्स, यूरोप के लिए GSF, अफ्रीका के लिए MAGBT, और समय के लिए हमारा फेवरेट पप्पू प्लस वेस्ट माइनस। ये ट्रिक सच में बहुत काम आएंगी। बिल्कुल, इन काल्पनिक रेखाओं के बिना आज नेविगेशन, इंटरनेट और उड़ानों की कल्पना करना भी असंभव था। हाँ, आज हमने सीखा कि कैसे इंसानों द्वारा बनाए गए एक पूरी तरह से काल्पनिक ग्रिड ने हमारे वास्तविक समय और तारीखों को नियंत्रित कर रखा है। सही बात है। लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, भविष्य में अगर इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बसने जाए, मान लीजिए मंगल ग्रह पर, जिसका आकार और घूमने की गति पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, तो वहां हम एक नई प्राइम मेरिडियन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचने की शुरुआत कैसे करेंगे?